हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्मला देवी अपने बेटे अभिनव और बहू रुबीना के संग जिंदगी के बचे हुए पल सुख और शांति से बिता रही थी। लेकिन रुबीना आए दिन अभिनव से किसी न किसी दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ा करती और मोटे खर्चों के लिए पैसे मांगती, जिसके चलते अक्सर पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाते। ऐसे ही एक शाम अभिनव के काम से आते ही रुबीना उसे कहती है, अभिनव, मुझे 2000 रुपए देना, कुछ काम है मुझे। रुबीना, मैं तुम्हारे इन रोज रोज के पैसे मांगने की आदत से थक गया हूँ। अरे मैं नौकरी करता हूँ, कोई कंपनी नहीं चलाता जो इतने पैसे रोज कहीं न कहीं से तुमको देता रहूँ। अरे अब तुम्हारी पत्नी अपनी जरूरतों के लिए तुमसे पैसे नहीं मांगेगी तो क्या पड़ोसियों से मांगे? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे सामने रोज रोज हाथ फैलाने का, लेकिन जब तुम्हारे दिए पैसों से मेरी जरूरतें पूरी ही नहीं होती तो क्या करूं? मुझे मार दो, उसके बाद मेरे बीमे के पैसे से ऐश कर लेना। ना जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुम जैसी लड़की से शादी करी। अभिनव इतना बोलकर गुस्से में अपनी बाइक लेकर घर से बाहर जाता है। बहुत देर हो जाती है लेकिन अभिनव वापस नहीं आता, जिस पर निर्मला रुबीना से कहती है, बहू, अभिनव का फोन लगा क्या? ना जाने ये लड़का कहाँ चला गया। काम से तो आ गया था। तुम दोनों में कोई बहस तो नहीं हुई ना आज? नहीं माँ जी, हमने तो लड़ना कब का छोड़ दिया। मुझसे कह कर गए थे एक दोस्त से मिलकर आता हूँ। अब फोन भी बंद आ रहा है उनका। मैंने उनके सभी दोस्तों को फोन मिला लिया। मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना गया हो मेरे बच्चे को। माँ जी शुभ शुभ बोलिए, कुछ नहीं होगा उनको। रुबीना निर्मला को संभालती है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है, जो कॉल पुलिस स्टेशन से था। कॉल आने पर दोनों सास बहू भागकर पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर इंचार्ज इंस्पेक्टर उनसे कहता है, देखिए आपका नंबर हमें एक फोन से मिला, वो है ये फोन। इंस्पेक्टर एक फोन दिखाता है निर्मला और रुबीना को, जो कि अभिनव का था। ये देखकर रुबीना कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरे पति अभिनव का फोन है। कहाँ है वो? कब से हम उनको फोन लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा था उनका फोन। देखिए ये फोन हमें शहर के बाहर की नदी के ऊपर वाले ब्रिज पर मिला। वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बाइक सवार बाइक समेत नदी में गिर गया। बाइक तो मिल गई लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं है। हमारी तलाश जारी है, लेकिन अगर 48 घंटों में उनकी बॉडी नहीं मिली तो उनको मृत घोषित कर दिया जाएगा। क्या मेरा बेटा नदी में गिर गया? नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। वो मर नहीं सकता। ढूंढिए उसको, मेरा बेटा जिंदा होगा। माँ जी संभालिए खुद को। सर मेरे पति को ढूंढिए, वो ऐसे नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते वो। पुलिस बहुत ढूंढती है लेकिन अभिनव का कोई पता नहीं चलता। काफी छानबीन के बाद जब उसकी बॉडी नहीं मिलती तो पुलिस अपनी तरफ से उसको मृत घोषित कर देती है, जिसके बाद निर्मला और रुबीना की जिंदगी बदल जाती है। बेटी के जाने के बाद से निर्मला का रो रो कर बुरा हाल था, जिस पर रुबीना उसे समझाते हुए कहती है, माँ जी संभालिए आप अपने आप को। आप ऐसे टूट जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मेरी मांग का सिंदूर चला गया, अब मेरे पास बस आप हैं। आप ही ऐसे बिखर जाएंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं बहू, एक अब तू ही तो बची है मेरे पास, मेरी अपनी कहने को। तेरे लिए ही तो जीना है मुझे। जी माँ जी। अच्छा माँ जी, वो टेंट वाले को पैसे देने हैं। शोक सभा का टेंट लगवाना है ना, तो एडवांस देना होगा। निर्मला अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर रुबीना के हाथ में देते हुए कहती है, ले बहू, अब तू ही संभाल इस घर को। दे दे जिसको जितने पैसे देने हैं और चाबियां संभाल के रखियो। जी माँ जी, ठीक है, मैं आपकी दी हुई जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगी। चाबियां अपने हाथ में आते ही रुबीना के पंख निकल आते हैं। अब वो आए दिन निर्मला से छुप छुप कर तिजोरी से पैसे निकालकर कभी शॉपिंग करके आती तो कभी ब्यूटी पार्लर में जाकर खुद पर बेफिजूल का पैसा खर्च करती। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन कमला को पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए वो निर्मला के घर आकर उसे कहती है, माफ करना निर्मला, तेरे से मदद मांगने आई हूँ उस वक्त जब तेरे पास खुद कमाई का तेरा सहारा बेटा नहीं है। लेकिन क्या करूँ, हालत बहुत खराब है। अरे कमला, तू बोल तो देख, हालात जो भी हो मेरे, अगर मैं तेरी मदद करने की काबिल हुई तो जरूर करूँगी। वो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे बेटे का ऑपरेशन होना है, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तू मदद कर देगी तो वो बच जाएगा। उसको कैंसर है ना। क्या? ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और कितने पैसों की जरूरत है तुझे? बस 1 लाख कम पड़ रहा है। अगर मदद कर देगी तो मैं तुझे जल्द ही वापस लौटा दूंगी। कैसी बातें करती है?
अभी लौटाने की छोड़, बेटे का सोच। मैं देती हूँ तुझे पैसे, मैं अपने बेटे के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, कम से कम तेरे लिए ही कुछ कर दूँ। बहू, रुबीना बहू, बाहर आइयो जरा। रुबीना अपने कमरे से बाहर आकर अपनी सास को कहती है। जी माँ जी बोलिए। तिजोरी से जरा 1 लाख रुपए लेकर आ, कमला को जरूरत है। क्या 1 लाख? माँ जी आप पागल हो, एक तो आपका बेटा जिंदा नहीं है, ऊपर से आप ऐसे 1-1 लाख रुपया दान करेंगी तो हम क्या हवा खाकर जिंदा रहेंगे? बहू ये कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही है? अरे कमला को जरूरत है, कुछ समय में दे देगी वो, और तू चुपचाप जाकर पैसे लेकर आ। मैं पैसे नहीं दूंगी माँ जी। ठीक है फिर, मैं भी अभिनव की बीमा पॉलिसी से आने वाले पैसे तुझे नहीं दूंगी। बीमा पॉलिसी के पैसे आ गए, ये बुढ़िया कितनी तेज है, अभी 1 लाख देने में ही भलाई है। रुबीना अपने कमरे में जाती है और तिजोरी से 1 लाख रुपए निकाल कर निर्मला को देते हुए कहती है। लो माँ जी 1 लाख रुपए, जिसे देना है दे दो, बीमा पॉलिसी के पैसे मुझे दे देना। निर्मला पैसे लेकर कमला को दे देती है और वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से कहती है। अभी बीमा पॉलिसी के पैसे नहीं मिले, क्योंकि बीमा वाले अभिनव को अभी तक मृत नहीं मानेंगे जब तक उसकी बॉडी नहीं मिल जाती। वो तो तू पैसे लाकर दे दे, इसलिए मैंने ऐसे बोला। निर्मला की ये बात सुनकर रुबीना गुस्से से कमरे में चली जाती है, लेकिन अपनी बहू का ये बदला रूप देखकर निर्मला खुद से कहती है। हो ना हो ये बहू कुछ ना कुछ झूठ तो जरूर बोल रही है, और अचानक ही अब इसके हाव भाव बदले भी लग रहे हैं। आखिर क्या माजरा है? मेरी ये विधवा बहू मुझसे क्या झूठ बोल रही है? निर्मला अब रुबीना की हरकतों पर नजर रखना शुरू करती है, जिस पर उसको पता चलता है कि रुबीना रोज कम से कम 2 घंटे के लिए घर से बाहर जाती है। ऐसे ही एक शाम रुबीना के फोन पर पुलिस से कॉल आता है और बात करने के बाद वो अपनी सास से कहती है। माँ जी पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, उनको एक लाश मिली है, लेकिन पानी में रहने के कारण वो खराब हो चुकी है, तो पहचान के लिए बुला रहे हैं, मैं होकर आती हूँ। बहू मैं भी चलूंगी, आखिर मेरा बच्चा हुआ तो पहचानूंगी तो मैं ही ना। माँ जी लाश बहुत सड़ चुकी है, और अगर आप ऐसी हालत में उनको देखेंगी तो क्या बीतेगी आप पर? मैं खुद को संभाल लूंगी, तू चल लेकर मुझे। रुबीना को ना चाहते हुए भी निर्मला को लेकर जाना पड़ता है, जिसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस वाले जो लाश दिखाते हैं, उसका चेहरा पूरी तरह से खराब था, लेकिन फिर भी रुबीना उसे पहचानते हुए कहती है। ये तो मेरे अभिनव है। अभिनव, ये क्या हुआ? कैसे हो गया? भगवान मुझे भी उठा ले। ये अभिनव नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये अभिनव नहीं है। मैं अपने बेटे को अच्छे से पहचानती हूँ। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? ये अभिनव ही है। इतने समय पानी में लाश रहने की वजह से ये ऐसे हो गए हैं। ये आप दोनों क्या बोल रही हैं? एक कह रहा है अभिनव है, एक कह रहे नहीं है। आखिर सच क्या है? सच ये है इंस्पेक्टर साहब कि ये मेरी झूठी विधवा बहू का एक और झूठ है। ये फिर से एक झूठ बोल रही है। ये मेरा बेटा अभिनव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभिनव तो जिंदा है। क्या? माँ जी आप पागल तो नहीं हो गई? सदमा लगा है क्या आपको बेटे के जाने का? अभिनव बेटा अंदर आओ। निर्मला की इतना बोलते ही अभिनव टूटी फूटी हालत में शरीर पर जगह जगह पट्टियां बांधे सबके सामने आता है। उसको जिंदा देखकर रुबीना के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद अभिनव कहता है। सर मैं जिंदा था, कभी मरा ही नहीं था। ये मेरी बीवी, ये सब इसका किया धरा है। जिस दिन से मैं गायब हुआ उस दिन। अभिनव के गुस्से में घर से निकलने के बाद रुबीना भी उसके पीछे गई और एक ऑटो से अभिनव का पीछा करके उसको रोका, जहां थोड़ी बहसबाजी में रुबीना ने अभिनव के सर पर एक पत्थर मारकर उसे बेहोश किया। फिर अपने एक पुराने आशिक की मदद से उसको एक खाली मकान में ले जाकर बंदी बना दिया और उसकी बाइक को ब्रिज से नीचे गिराकर उसके मरने का झूठा खेल रचा। ये सब इसने बस गुस्से में और लालच में किया, ताकि मेरे मरने के बाद बीमा के पैसे और घर की चाबियां इसके हाथों में आए। वो तो इसका पीछा करके मुझे पता चला कि ये रोज कहाँ जाती थी, तब ये सच मेरे सामने आया और मुझे पता था बीमा के पैसों के लिए ये किसी भी लाश को अभिनव बना देगी, इसलिए मैंने आपसे फोन करके ये झूठ बोलने को कहा। शुक्रिया आपका इंस्पेक्टर साहब, अब तक सामने है, तो कृपया कर मेरी इस झूठी विधवा बहू को डाल दीजिए सलाखों के पीछे। निर्मला की समझदारी से इतने बड़े झूठ का पर्दाफाश होता है और एक माँ को उसका बेटा सही सलामत वापस मिलता है। अनुज अपने दोस्त पंकज के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ उसकी नजर अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए रश्मिका नाम की एक लड़की पर जाती है, जो किसी लड़की से बात कर रही होती है।
क्योंकि रश्मिका का चेहरा नकाब से ढका हुआ था, तो अनुज बस उसकी आंखों को ही देख पाता है और मन ही मन में सोचता है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं ये। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूँ। दिल करता है बस देखता जाऊं और देखता ही जाऊं। अनुज ये सब सोच ही रहा होता है कि इतने में उसकी आंखों के आगे से रश्मिका ओझल हो जाती है। कुछ वक्त बाद वो पार्टी से घर वापस आता है और ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है और एक दिन अनुज को रश्मिका उसके घर के पास से कुछ सामान लेते हुए नजर आती है। वो उसे देखकर उसके पास जाकर बोलता है, हेलो सुनिए, जी कहिए। मेरा नाम अनुज है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ? जी कहिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? जी, मैंने आपको उस दिन पार्टी में देखा था, तब से ही आपसे बात करना चाहता था। जी जी कहिए ना, क्या हुआ? जी बस यही कि क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अगर आप चाहें तो बस दोस्त। जी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, कल मैं शाम 4 बजे आपका यहीं पास वाले सीसीडी में वेट करूंगा। अनुज की बात सुनकर रश्मिका हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो ठीक 4 बजे सीसीडी में अनुज से मिलने आती है और दोनों साथ में काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। तभी अनुज रश्मिका को बोलता है, रश्मिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। क्या तुम मेरे साथ अपना सारा जीवन बिताने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों रश्मिका, क्या कोई कमी है मेरे प्यार में? बोलो। नहीं अनुज, कमी तुम में नहीं, कमी तो मुझ में है। इतना कहकर रश्मिका अपने चेहरे पर से नकाब हटाती है और उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ होता है, जिसके बाद रश्मिका बोलती है, यही है मेरी कमी। मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया और ना ही दिखाया। बोलो, क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? अनुज रश्मिका के आंसू पोंछता है और फिर उसे वापस से नकाब पहना देता है और बोलता है, रश्मिका, मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ और ये कैसे हुआ ये भी जानता हूँ, और मुझे सच कहूँ तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम और तुम्हारा साथ चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। तो बोलो, बनोगी मेरी जीवन संगिनी? हाँ अनुज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अनुज रश्मिका को अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ अपने घर लाता है, जहां अनुज की मां निशा अपने बेटे के साथ दुल्हन के जोड़े में खड़ी लड़की को देखकर बोलती है, अनुज, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है और किसकी औरत को भगा कर ले आया, नालायक? माँ, भगाकर किसी को नहीं लाया हूँ। ये मेरी पत्नी, आपकी बहू रश्मिका है। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। अरे नालायक, कम से कम एक बार बता ही देता। चल, अब शादी कर ही ली है तो जरा बहू का चेहरा देखने दे। इतना कहकर निशा जैसे ही रश्मिका का घूंघट हटाती है तो वो उसके चेहरे पर नकाब देखकर बोलती है, अनुज, तूने मुसलमानी से शादी कर ली है क्या? ये नकाब क्यों पहना है इसने? अरे माँ, वो इसको थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था तो बस इसीलिए। अच्छा ठीक है, चलो अब तुम दोनों आराम कर लो, थक गए होगे। अनुज रश्मिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और तभी रश्मिका बोलती है, अनुज, हम कब तक माँ जी से सच यूं ही छुपाते रहेंगे? देखो रश्मिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा, पर क्या करूँ, सही वक्त आने पर मैं माँ जी को सब कुछ बता दूंगा। तब तक तुम बस माँ जी से अपना चेहरा छुपा कर रखना। ठीक है अनुज, जैसा तुम कहो वैसा ही मैं करूँगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रश्मिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, पर हमेशा ही वो अपने चेहरे को नकाब से ढक कर रखती। ऐसे ही एक दिन निशा उससे बोलती है, अरे बहू, एक बात बता जरा। जी माँ जी, कहिए, क्या हुआ? रश्मिका बहू, मुझे समझ नहीं आता कि तू जब से आई है अपना ये चेहरा ढक कर क्यों रखती है, बता मुझे। जी माँ जी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना, तो इस वजह से मुझे कोई भी वायरस जल्दी से पकड़ लेता है। ओहो, बड़ी ही नाजुक कली है तू तो। अब कल को मैं तेरी मुंह दिखाई करवाऊंगी तो कैसे काम चलेगा? तब तो ये नकाब हटाना ही होगा तुझे। ठीक है, जिस दिन आप मुंह दिखाई की रस्म करेंगी
मैं नकाब उतार दूंगी। इतना कहकर रश्मिका वहाँ से चली जाती है। रश्मिका अपनी मुंह दिखाई की बात सुनकर परेशान हो जाती है। शाम को जैसे ही अनुज घर आता है तो रश्मिका को ऐसे उदास देखकर बोलता है। रश्मिका, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान इसलिए हूँ क्योंकि माँ जी मेरी मुंह दिखाई की रस्म कर रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको मुझ पर शक हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी को जब सब कुछ सच पता चल जाएगा तो क्या होगा। रश्मिका, मुझे लगता है कि अब सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। आगे मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। रश्मिका नम आँखों से अनुज के गले लग जाती है तो वहीं निशा खुद से बोलती है। कुछ तो बात जरूर है जो मेरी बहू और बेटा मुझसे छुपा रहे हैं। अब तो मैं पता करके रहूंगी कि क्या बात है। इतना सोचकर निशा रश्मिका की मुंह दिखाई की तैयारियां शुरू कर देती है। निशा अपनी सभी पड़ोसियों के घर जाकर मिठाई के डब्बे बांटती है और उनको अपने घर आने का न्योता देती है और शाम को घर वापस आती है। तभी वो रश्मिका से बोलती है। रश्मिका बहू, मेरी बात सुन। कल तेरी मुंह दिखाई है। मैंने सभी आस पड़ोस की औरतों को न्योता दे दिया है। कल सबके साथ मैं भी अपनी बहू का पहली बार चेहरा देख लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर रश्मिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और कल की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन निशा सारे घर की सजावट करवाती है। धीरे धीरे सारा घर मेहमानों से भर जाता है। सभी को बस रश्मिका के आने का इंतजार था। तभी घूंघट किए हुए रश्मिका अनुज के साथ वहाँ आती है और सभी के सामने अपना घूंघट उठाती है, जिसके बाद घर में मौजूद सभी मेहमान और निशा रश्मिका का जला हुआ चेहरा देख लेते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिस पर रश्मिका बोलती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने आपको सच नहीं बताया, पर मैं क्या करती माँ जी। मुझे अनुज जी ने सब कुछ बताने से मना किया था। माँ जी, मेरी यही कमी है जिस वजह से मैं हमेशा अपना चेहरा नकाब से छुपा कर रखती थी। पर आज मैं सबके सामने आपसे अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। निशा की बात सुनकर सब लोग रश्मिका की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं और कुछ देर बाद मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और अब रश्मिका केवल तभी नकाब लगाती जब उसे कहीं बाहर जाना होता। और इस तरह हमारी नकाबपोश बहू की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।